समुद्र की अनंत गहराइयों के नीचे, जहां आज केवल अंधकार, ठंडा पानी और रहस्यमयी सन्नाटा मौजूद है। कुछ लोग मानते हैं कि वहां कभी एक ऐसी दुनिया थी जो अपने समय से सदियों आगे थी। एक ऐसा साम्राज्य जिसके बंदरगाहों में दुनिया भर के जहाज आते थे। एक ऐसा शहर जिसकी सड़कों पर सोना चमकता था। एक ऐसी सभ्यता जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने शक्ति, विज्ञान, वास्तुकला और समुद्री सामर्थ्य में अपने समय की हर जात सभ्यता को पीछे छोड़ दिया था। उसका नाम था अटलांटिस। लेकिन यदि वह वास्तव में अस्तित्व में था तो आज उसका कोई निशान क्यों नहीं मिलता? यदि वह केवल एक कहानी थी तो हजारों वर्षों से दुनिया के सबसे बुद्धिमान लोग उसे खोजने में अपना जीवन क्यों लगा रहे हैं? और यदि वह कहीं समुद्र की गहराइयों में आज भी मौजूद है तो वह हमारे इतिहास के बारे में क्या बता सकता है? आज हम केवल एक खोए हुए शहर की कहानी नहीं सुनेंगे। हम एक ऐसे रहस्य की यात्रा पर निकलेंगे जिसने 2000 वर्षों से अधिक समय से मानव कल्पना को जकड़ रखा है। एक ऐसी यात्रा जो हमें प्राचीन यूनान से लेकर आधुनिक समुद्री अनुसंधान केंद्रों तक ले जाएगी, जहां मिथक और विज्ञान आमने सामने खड़े दिखाई देते हैं और जहां हर उत्तर के पीछे एक नया प्रश्न जन्म लेता है। कहानी की शुरुआत होती है लगभग 2400 वर्ष पहले, प्राचीन यूनान में। भूमध्य सागर के किनारे बसे नगर राज्यों में उस समय दर्शन, राजनीति और ज्ञान का स्वर्ण युग चल रहा था। एथेंस की गलियों में विद्वानों की चर्चा गूंजती थी। बाजारों में व्यापारी दूर देशों की वस्तुएं बेचते थे। बंदरगाहों में जहाज आते जाते रहते थे। और इसी दुनिया में एक व्यक्ति था जिसने इतिहास की सबसे रहस्यमयी कहानियों में से एक को अमर बना दिया। उसका नाम था प्लेटो। प्लेटो केवल एक दार्शनिक नहीं थे, वे पश्चिमी दर्शन के सबसे प्रभावशाली विचारकों में गिने जाते हैं। उनकी रचनाएं आज भी पढ़ी जाती हैं। उनके विचारों ने राजनीति, शिक्षा और समाज की समझ को गहराई से प्रभावित किया। लेकिन उनकी दो विशेष रचनाएं, टिमायस और क्रिटियास, आज एक बिल्कुल अलग कारण से प्रसिद्ध हैं। यही पहली बार दुनिया ने अटलांटिस का नाम सुना। प्लेटो के अनुसार अटलांटिस हरक्यूलिस के स्तंभों के पार स्थित एक विशाल द्वीप था। आज हम जिन्हें जिब्राल्टर की जल संधि कहते हैं, उसके आगे फैला हुआ था अटलांटिक महासागर, और उसी महासागर में कहीं मौजूद था वह रहस्यमयी साम्राज्य। प्लेटो के वर्णन में अटलांटिस केवल एक द्वीप नहीं था, वह एक महाशक्ति था। एक ऐसा राज्य जो कई अन्य क्षेत्रों पर अपना प्रभाव रखता था। एक ऐसी सभ्यता जिसके पास अपार धन संपत्ति थी, विशाल सेना थी और समुद्रों पर नियंत्रण करने वाली शक्तिशाली नौसेना थी। कल्पना कीजिए, सुबह का समय है, सूर्य की किरणें समुद्र की सतह पर चमक रही हैं। क्षितिज पर दर्जनों जहाज दिखाई दे रहे हैं। विशाल बंदरगाह व्यापारियों से भरे हुए हैं। दूर देशों से मसाले, धातुएं, रत्न और दुर्लभ वस्तुएं यहां लाई जा रही हैं। नहरों के किनारे बने भवन संगमरमर और चमकदार पत्थरों से निर्मित हैं। मंदिरों की ऊंची मीनारें आकाश को छूती प्रतीत होती हैं और शहर के केंद्र में स्थित राजमहल शक्ति और वैभव का प्रतीक बनकर खड़ा है। यदि प्लेटो का वर्णन सत्य था तो अटलांटिस अपने समय का सबसे समृद्ध शहर रहा होगा। लेकिन यह समृद्धि कहां से आई? कथा के अनुसार अटलांटिस की उत्पत्ति स्वयं समुद्र के देवता पोसाइडन से जुड़ी हुई थी। प्राचीन यूनानी मिथकों में पोसाइडन समुद्र, भूकंप और तूफानों के देवता माने जाते थे। कहा जाता है कि उन्होंने एक सुंदर द्वीप को अपना निवास बनाया। वहीं से अटलांटिस की शुरुआत हुई। मिथक के अनुसार पोसाइडन ने द्वीप के चारों ओर गोलाकार जलमार्ग और भूमि के घेरे बनवाए। इसी कारण कई चित्रों और कल्पनाओं में अटलांटिस को गोलाकार नहरों वाले शहर के रूप में दिखाया जाता है। समय के साथ यह छोटा राज्य बढ़ता गया। जनसंख्या बढ़ी, व्यापार बढ़ा, शक्ति बढ़ी और फिर वह एक साम्राज्य बन गया। लेकिन इतिहास में अक्सर ऐसा होता है कि महानता के साथ एक अदृश्य खतरा भी जन्म लेता है। वह खतरा होता है अहंकार। और अटलांटिस की कहानी में भी यही मोड़ सबसे महत्वपूर्ण है। समय बीतता गया। अटलांटिस केवल एक समृद्ध द्वीप नहीं रहा, वह समुद्रों का स्वामी बनता जा रहा था। उसके जहाज दूर दूर तक यात्रा करते थे।
उनके पाल भूमध्य सागर की हवाओं को चीरते हुए नए तटों तक पहुंचते थे। जहां भी वे जाते, अपने साथ अटलांटिस की शक्ति और प्रभाव लेकर जाते। व्यापार उसके साम्राज्य की सबसे बड़ी ताकतों में से एक था। सुबह होते ही बंदरगाह जीवित हो उठते। लकड़ी के विशाल जहाज एक एक करके घाटों पर लगते। नाविक रस्सियां खींचते, मजदूर भारी माल उतारते, व्यापारी ऊंची आवाजों में सौदे करते। हवा में समुद्री नमक, मसालों और ताजे माल की मिलीजुली गंध तैरती रहती। दूर देशों से आने वाले जहाज अपने साथ ऐसी वस्तुएं लाते जिन्हें देखकर स्थानीय लोग आश्चर्यचकित रह जाते। कीमती धातुएं, दुर्लभ पत्थर, रंग बिरंगे वस्त्र, सुगंधित तेल और ऐसी वस्तुएं जिन्हें आम लोग अपने जीवन में शायद ही कभी देख पाते। लेकिन अटलांटिस केवल व्यापार के कारण महान नहीं बना था। उसकी शक्ति का दूसरा आधार था उसका संगठन। प्लेटो के वर्णन के अनुसार वहां की व्यवस्था अत्यंत विकसित थी। शहर योजनाबद्ध ढंग से बनाए गए थे। नहरें केवल सुंदरता के लिए नहीं थीं, वे परिवहन और व्यापार का महत्वपूर्ण हिस्सा थीं। जहाज सीधे शहर के भीतर तक पहुंच सकते थे। माल तेजी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जा सकता था। यह व्यवस्था उस समय की अधिकांश सभ्यताओं से कहीं अधिक उन्नत प्रतीत होती है। कल्पना कीजिए, ऊपर से देखने पर पूरा शहर मानो किसी विशाल ज्यामितीय डिजाइन जैसा दिखाई देता हो। एक के भीतर एक गोलाकार जलमार्ग, उन्हें जोड़ते पुल, उनके बीच बने आवासीय क्षेत्र और केंद्र में स्थित भव्य प्रशासनिक परिसर। यदि ऐसा शहर वास्तव में अस्तित्व में था तो वह अपने समय की इंजीनियरिंग का चमत्कार रहा होगा। लेकिन किसी भी महान सभ्यता की पहचान केवल उसकी इमारतों से नहीं होती, उसकी पहचान उसके लोगों से होती है। अटलांटिस के लोग कौन थे? वे कैसे रहते थे? उनका दैनिक जीवन कैसा था? सुबह के समय किसान उपजाऊ खेतों की ओर निकल जाते। द्वीप की भूमि अत्यंत उपजाऊ बताई जाती थी। अनाज, फल और अन्य फसलें प्रचुर मात्रा में उगाई जाती थीं। पशुपालन भी व्यापक था। विशेष रूप से घोड़ों का उल्लेख कई कथाओं में मिलता है। विशाल अस्तबल, तेज दौड़ने वाले घोड़े और रथ प्रतियोगिताएं, ये सब उस समाज का हिस्सा माने जाते थे। दूसरी ओर शहरों में कारीगर अपने काम में व्यस्त रहते। कोई पत्थर तराश रहा होता, कोई धातु गढ़ रहा होता, कोई जहाजों के लिए लकड़ी तैयार कर रहा होता, कोई सुंदर आभूषण बना रहा होता। हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में उस विशाल व्यवस्था का हिस्सा था जिसने अटलांटिस को महान बनाया। दोपहर के समय बाजार अपने चरम पर पहुंच जाते। लोग खरीदारी करते, व्यापारी सौदे करते, यात्री नई नई खबरें लेकर आते और शहर के चौक जीवन से भर जाते। रात होने पर दृश्य बदल जाता। मशालों की रोशनी गलियों को प्रकाशित करती। महलों में समारोह आयोजित होते, संगीत गूंजता, नृत्य होते और लोग अपने साम्राज्य की समृद्धि का उत्सव मनाते। उनके लिए भविष्य उज्जवल दिखाई देता था, शायद इतना उज्जवल कि उन्हें लगा होगा कि उनका वैभव कभी समाप्त नहीं होगा। लेकिन इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदियों में से कई उसी क्षण जन्म लेती हैं जब लोग स्वयं को अजेय समझने लगते हैं। कहा जाता है कि जैसे जैसे अटलांटिस शक्तिशाली होता गया, उसके शासकों का स्वभाव बदलने लगा। शुरुआत में वे न्यायप्रिय और संतुलित माने जाते थे, लेकिन धीरे धीरे धन और शक्ति ने उनके निर्णयों को प्रभावित करना शुरू कर दिया। विनम्रता की जगह गर्व ने ले ली, कर्तव्य की जगह विलासिता ने, और सेवा की जगह प्रभुत्व की इच्छा ने। महलों का आकार बढ़ता गया, शाही समारोह अधिक भव्य होते गए, शक्ति का प्रदर्शन बढ़ता गया। लेकिन उसी समय समाज के भीतर कुछ और भी बदल रहा था। वह था नैतिक संतुलन। प्लेटो के अनुसार अटलांटिस के लोगों में धीरे धीरे लालच बढ़ने लगा। वे अपनी सफलता को अपनी योग्यता का परिणाम मानने लगे और यह भूलने लगे कि कोई भी शक्ति स्थायी नहीं होती। यही वह विचार है जिसे कई इतिहासकार प्लेटो की कहानी का सबसे महत्वपूर्ण संदेश मानते हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि अटलांटिस वास्तव में एक नैतिक रूपक था, एक ऐसी कथा जिसके माध्यम से प्लेटो यह दिखाना चाहते थे कि जब कोई समाज अत्यधिक शक्तिशाली हो जाता है और अपने मूल्यों को भूल जाता है तो उसका पतन निश्चित हो जाता है। लेकिन यदि यह केवल एक रूपक था तो इसकी कहानी इतनी वास्तविक क्यों लगती है? यही प्रश्न सदियों से लोगों को परेशान करता रहा है।
क्योंकि प्लेटो का वर्णन केवल नैतिक शिक्षा जैसा नहीं लगता। उसमें स्थानों का विवरण है, वास्तुकला का विवरण है, समुद्री मार्गों का उल्लेख है, राजनीतिक व्यवस्था का वर्णन है। और यही कारण है कि अनेक लोग मानते हैं कि प्लेटो ने किसी वास्तविक घटना या वास्तविक स्थान से प्रेरणा ली होगी। शायद उन्होंने किसी खोई हुई सभ्यता की कहानी सुनी थी, शायद किसी प्राचीन आपदा की स्मृति पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रही थी और अंततः वही कहानी उनके लेखन तक पहुंची। लेकिन यदि ऐसा था तो वह वास्तविक घटना क्या थी? क्या वास्तव में कोई ऐसा शहर था जो समुद्र में डूब गया? क्या कोई ऐसी सभ्यता थी जो अचानक गायब हो गई? और यदि थी तो उसके निशान आज कहां हैं? इन सवालों का जवाब खोजने के लिए हमें हजारों वर्ष आगे बढ़ना होगा। हमें उन वैज्ञानिकों और खोजकर्ताओं के साथ यात्रा करनी होगी जिन्होंने समुद्र की गहराइयों में उतरकर अटलांटिस के रहस्य को सुलझाने की कोशिश की। लेकिन उससे पहले हमें उस रात को समझना होगा जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने पूरे साम्राज्य को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। वह रात जब धरती कांपी, जब समुद्र क्रोधित हुआ और जब इतिहास की सबसे प्रसिद्ध खोई हुई सभ्यता अंधकार में विलीन हो गई। वह रात कैसी रही होगी आज कोई भी निश्चित रूप से नहीं जानता, लेकिन यदि हम प्लेटो के वर्णन और बाद में विकसित हुई कथाओं की कल्पना करें तो वह दृश्य भयावह रहा होगा। शाम धीरे धीरे उतर रही है, अटलांटिस की सड़कों पर सामान्य गतिविधियां जारी हैं, बाजार बंद होने लगे हैं, व्यापारी अपने सामान समेट रहे हैं, बंदरगाहों पर अंतिम जहाज किनारे लगाए जा रहे हैं, महलों में रात्रि भोज की तैयारी चल रही है, मंदिरों में प्रार्थनाएं हो रही हैं, लोग अपने घरों की ओर लौट रहे हैं। किसी को भी अंदाजा नहीं कि कुछ ही घंटों में उनकी दुनिया बदलने वाली है। फिर धरती हल्का सा कांपती है। शुरुआत में शायद किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया होगा। भूकंप उन क्षेत्रों में असामान्य नहीं थे। कुछ लोग रुककर इधर उधर देखते होंगे, कुछ ने शायद इसे नजरअंदाज कर दिया होगा। लेकिन फिर झटके तेज होने लगे, दीवारों में कंपन महसूस होने लगा, मशालें हिलने लगीं, घरों के भीतर रखे बर्तन खनखनाने लगे, लोग घबराकर बाहर निकलने लगे, सड़कों पर बेचैनी फैल गई। और फिर एक ऐसा झटका आया जिसने पूरे शहर को हिला दिया। भव्य इमारतों में दरारें पड़ने लगीं, मंदिरों के स्तंभ कांप उठे, महलों की दीवारों से पत्थर गिरने लगे, घोड़े बेकाबू होकर भागने लगे, बंदरगाहों पर बंधे जहाज उछलने लगे, चारों ओर चीख पुकार मच गई। लेकिन यह केवल शुरुआत थी, क्योंकि असली खतरा अभी समुद्र की ओर से आने वाला था। तट पर खड़े लोगों ने कुछ अजीब देखा। समुद्र पीछे हट रहा था, पानी सामान्य स्तर से बहुत दूर चला गया। जहां कुछ समय पहले गहरा समुद्र था, वहां अब समुद्र तल दिखाई देने लगा। मछलियां तड़प रही थीं, जहाज कीचड़ में फंस गए थे। लोग हैरानी से यह दृश्य देख रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि प्रकृति उन्हें चेतावनी दे रही है। फिर क्षितिज पर कुछ दिखाई दिया। पहले वह केवल एक रेखा जैसी लगी, फिर वह बड़ी होने लगी, और बड़ी और बड़ी, जब तक कि लोगों को समझ नहीं आ गया कि वे क्या देख रहे हैं। वह पानी की दीवार थी, एक विशाल सुनामी, इतनी विशाल कि उसने पूरे क्षितिज को ढक लिया। अब भागने का समय था, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। कुछ ही क्षणों में समुद्र शहर पर टूट पड़ा। विशाल लहरें तटबंधों को तोड़ती हुई भीतर घुस गईं। जहाज खिलौनों की तरह उछलने लगे, बंदरगाह नष्ट हो गए, घर बह गए, सड़कें पानी में गायब हो गईं। लोग अपनी जान बचाने के लिए भागते रहे, लेकिन प्रकृति की शक्ति के सामने सब कुछ असहाय था। कथा के अनुसार कुछ ही समय में पूरा द्वीप समुद्र में समा गया। एक ऐसा साम्राज्य जिसने वर्षों तक समुद्रों पर शासन किया था, अब स्वयं समुद्र का हिस्सा बन चुका था। और यहीं से शुरू होता है वह प्रश्न जिसने सदियों से मानवता को परेशान किया है। क्या वास्तव में ऐसा हुआ था, या यह केवल एक कहानी है? यदि हम इतिहास के दस्तावेजों को देखें तो प्लेटो अटलांटिस का सबसे पुराना और सबसे प्रसिद्ध स्रोत है। लेकिन समस्या यह है कि प्लेटो के अलावा किसी समकालीन लेखक ने अटलांटिस का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया। यदि इतना महान साम्राज्य वास्तव में अस्तित्व में था, तो उसके बारे में और रिकॉर्ड क्यों नहीं मिलते? यही वह बिंदु है
जहां इतिहासकार दो समूहों में बंट जाते हैं। पहला समूह कहता है कि अटलांटिस पूरी तरह काल्पनिक था। उनके अनुसार प्लेटो एक दार्शनिक संदेश देना चाहते थे। उन्होंने एक आदर्श समाज और एक भ्रष्ट समाज के बीच तुलना प्रस्तुत की और अटलांटिस उस तुलना का एक काल्पनिक उदाहरण था। लेकिन दूसरा समूह इससे सहमत नहीं है। उनका मानना है कि प्लेटो ने पूरी कहानी नहीं बनाई, बल्कि उन्होंने किसी वास्तविक घटना को आधार बनाकर उसे अपने तरीके से प्रस्तुत किया। और यही विचार हमें इतिहास की सबसे दिलचस्प खोजों में से एक की ओर ले जाता है, सेंटोरिनी। आज यह यूनान का एक सुंदर द्वीप है। हर वर्ष लाखों पर्यटक यहाँ आते हैं। सफेद इमारतें, नीले गुंबद, खूबसूरत समुद्री दृश्य। लेकिन हजारों वर्ष पहले यहाँ कुछ ऐसा हुआ था जिसने पूरी दुनिया को प्रभावित किया। लगभग 1600 ईसा पूर्व इस क्षेत्र में स्थित ज्वालामुखी ने इतिहास के सबसे शक्तिशाली विस्फोटों में से एक को जन्म दिया। विस्फोट इतना भयंकर था कि द्वीप का बड़ा हिस्सा नष्ट हो गया। आकाश राख से भर गया। सैकड़ों किलोमीटर दूर तक अंधकार छा गया और विशाल सुनामी लहरों ने आसपास की सभ्यताओं को तबाह कर दिया। वैज्ञानिकों ने इस आपदा के प्रमाण खोजे हैं। राख की परतें, नष्ट हुए शहर, भूगर्भीय परिवर्तन और ऐसे संकेत जो बताते हैं कि यह घटना वास्तव में हुई थी। यही कारण है कि कई विशेषज्ञ मानते हैं कि अटलांटिस की कहानी का स्रोत यही आपदा हो सकती है। कल्पना कीजिए, यदि किसी सभ्यता ने इस विनाश को देखा हो, यदि उसके लोगों ने अपने शहरों को लहरों में डूबते देखा हो, यदि यह स्मृति पीढ़ियों तक सुनाई जाती रही हो, तो संभव है कि सदियों बाद वही कहानी प्लेटो तक पहुंची हो और धीरे धीरे वह अटलांटिस की कथा में बदल गई हो। लेकिन यह केवल एक सिद्धांत है और अटलांटिस का रहस्य यहीं समाप्त नहीं होता, क्योंकि दुनिया में ऐसे अनेक स्थान हैं जिन्हें अलग अलग समय पर अटलांटिस का संभावित स्थान बताया गया है। कुछ लोग कहते हैं कि वह भूमध्य सागर में था, कुछ कहते हैं कि वह अटलांटिक महासागर में था, कुछ उसे स्पेन से जोड़ते हैं, कुछ कैरिबियन से, और कुछ तो यह भी मानते हैं कि वह बर्फ के नीचे छिपा हुआ अंटार्कटिका हो सकता है। हर सिद्धांत अपने साथ नए प्रमाण लाता है और हर प्रमाण अपने साथ नए सवाल। यही कारण है कि अटलांटिस का रहस्य आज भी जीवित है और आधुनिक विज्ञान ने इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश कभी बंद नहीं की। 20वीं सदी के आरंभ तक अटलांटिस की खोज मुख्यतः कल्पनाओं, प्राचीन ग्रंथों और व्यक्तिगत सिद्धांतों तक सीमित थी। लेकिन फिर दुनिया बदलने लगी। विज्ञान तेजी से आगे बढ़ा, नई तकनीकों का विकास हुआ और पहली बार मानवता के पास समुद्र की गहराइयों को वास्तव में देखने की क्षमता आने लगी। सदियों तक महासागर पृथ्वी का सबसे रहस्यमयी क्षेत्र बना रहा। लोग चंद्रमा के बारे में अनुमान लगाते थे, दूरस्थ महाद्वीपों तक पहुंच जाते थे, लेकिन समुद्र की गहराइयों में क्या छिपा है, इसके बारे में बहुत कम जानते थे। कारण स्पष्ट था, गहराई बढ़ने के साथ दबाव इतना अधिक हो जाता है कि सामान्य उपकरण कुछ ही क्षणों में नष्ट हो सकते हैं। अंधकार इतना घना होता है कि सूर्य का प्रकाश वहां तक पहुंच ही नहीं पाता और तापमान इतना कम होता है कि वहां जीवन की कल्पना करना भी कठिन लगता है। फिर भी मनुष्य की जिज्ञासा उससे कहीं अधिक शक्तिशाली थी। वैज्ञानिकों ने ऐसे उपकरण विकसित किए जो समुद्र की तलहटी का मानचित्र बना सकते थे। ऐसे जहाज बनाए गए जो हजारों मीटर गहराई तक अध्ययन कर सकते थे। और फिर आया सोनार। सोनार तकनीक ने समुद्री अनुसंधान की दुनिया बदल दी। इस तकनीक में ध्वनि तरंगें पानी के भीतर भेजी जाती हैं। जब वे किसी वस्तु से टकराती हैं तो वापस लौटती हैं। उन लौटती हुई तरंगों के आधार पर वैज्ञानिक समुद्र की तलहटी का चित्र तैयार कर सकते हैं। पहली बार लोगों को यह समझ आने लगा कि महासागर के नीचे की दुनिया कितनी जटिल है। विशाल पर्वत श्रृंखलाएं, गहरी खाइयां, डूबे हुए ज्वालामुखी और ऐसी संरचनाएं जो कभी कभी मानव निर्मित प्रतीत होती थीं। जब भी कोई असामान्य संरचना दिखाई देती, दुनिया भर में एक ही सवाल उठता, क्या यह अटलांटिस हो सकता है? कई बार समाचार पत्रों ने सनसनीखेज सुर्खियां छापी। कभी किसी समुद्री पर्वत को अटलांटिस बताया गया, कभी किसी चट्टानी संरचना को, कभी किसी डूबे हुए क्षेत्र को। लेकिन बाद में अधिकांश दावे गलत साबित हुए। फिर भी खोज जारी रही,
क्योंकि रहस्य अब पहले से भी अधिक आकर्षक हो चुका था। 20वीं सदी के मध्य में कुछ खोजकर्ताओं ने अटलांटिक महासागर के मध्य भाग की ओर ध्यान देना शुरू किया। प्लेटो के वर्णन के अनुसार अटलांटिस हरक्यूलिस के स्तंभों के पार स्थित था, इसलिए कुछ लोगों ने अनुमान लगाया कि वह अटलांटिक महासागर में कहीं मौजूद रहा होगा। जब समुद्र तल के विस्तृत नक्शे बनाए गए तो वैज्ञानिकों ने पाया कि महासागर के बीचों बीच विशाल पर्वतीय संरचनाएं मौजूद हैं। उन्हें आज हम मिड अटलांटिक रिज के नाम से जानते हैं। कुछ लोगों ने तुरंत दावा कर दिया कि यही अटलांटिस के अवशेष हैं, लेकिन भूवैज्ञानिकों ने जल्द ही स्पष्ट कर दिया कि ये प्राकृतिक भूगर्भीय संरचनाएं हैं। इनका निर्माण पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेटों की गतिविधियों से हुआ है। वे किसी डूबे हुए शहर के अवशेष नहीं थे, लेकिन अटलांटिस के समर्थक निराश नहीं हुए। उन्होंने नए स्थानों की तलाश शुरू कर दी। इन्हीं स्थानों में से एक था स्पेन का दक्षिणी क्षेत्र। कुछ शोधकर्ताओं का मानना था कि प्राचीन दलदली क्षेत्रों के नीचे किसी खोई हुई सभ्यता के निशान छिपे हो सकते हैं। उपग्रह चित्रों का अध्ययन किया गया, हवाई सर्वेक्षण किए गए, कुछ गोलाकार आकृतियां भी मिलीं, और फिर एक बार दुनिया भर में चर्चा शुरू हो गई। क्या यह अटलांटिस हो सकता है? लेकिन यहां भी निर्णायक प्रमाण नहीं मिले। संरचनाएं रोचक थीं, लेकिन वे अटलांटिस सिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं थीं। इसी दौरान कुछ अन्य शोधकर्ताओं ने कैरिबियन क्षेत्र की ओर ध्यान दिया। विशेष रूप से क्यूबा के निकट समुद्री तल पर मिली कुछ असामान्य आकृतियों ने लोगों की कल्पना को फिर से जगा दिया। सोनार चित्रों में कुछ संरचनाएं ज्यामितीय दिखाई देती थीं। कुछ लोगों ने दावा किया कि वे प्राचीन इमारतों के अवशेष हो सकते हैं। समाचार चैनलों ने इस खोज को खूब प्रचारित किया। दुनिया भर में उत्सुकता बढ़ गई, लेकिन जब अधिक विस्तृत अध्ययन किए गए तो स्थिति उतनी स्पष्ट नहीं रही। कुछ वैज्ञानिकों ने कहा कि वे प्राकृतिक संरचनाएं हो सकती हैं। दूसरों ने कहा कि और प्रमाणों की आवश्यकता है। और एक बार फिर अटलांटिस हाथ आते आते रह गया। फिर आया सबसे विवादास्पद सिद्धांतों में से एक, अंटार्कटिका सिद्धांत। कुछ लोगों का मानना है कि हजारों वर्ष पहले पृथ्वी की भौगोलिक स्थिति अलग थी। उनके अनुसार अंटार्कटिका कभी बर्फ से ढका हुआ नहीं था और संभव है कि वहां कोई उन्नत सभ्यता मौजूद रही हो। यह विचार रोमांचक था, लेकिन अधिकांश वैज्ञानिक इससे सहमत नहीं हैं। भूविज्ञान, जलवायु विज्ञान और बर्फ की परतों के अध्ययन से प्राप्त प्रमाण इस सिद्धांत का समर्थन नहीं करते। फिर भी यह सिद्धांत लोकप्रिय संस्कृति में जीवित रहा, क्योंकि अटलांटिस की कहानी केवल तथ्यों पर आधारित नहीं है, वह कल्पना पर भी आधारित है, और कल्पना की कोई सीमा नहीं होती। 21वीं सदी में समुद्री अनुसंधान और भी उन्नत हो गया। अब वैज्ञानिकों के पास स्वायत्त पानी के भीतर चलने वाले रोबोट थे, उच्च रिजोल्यूशन मैपिंग सिस्टम थे, 3 आयामी समुद्री मॉडल बनाने की क्षमता थी। पहले जिन क्षेत्रों का अध्ययन असंभव माना जाता था, अब उन्हें विस्तार से देखा जा सकता था। हर नई तकनीक के साथ उम्मीद फिर जीवित हो जाती। शायद इस बार कुछ मिलेगा, शायद इस बार कोई संरचना मिलेगी जो सभी संदेहों को समाप्त कर देगी। शायद इस बार समुद्र अपना रहस्य उजागर कर देगा। लेकिन महासागर अभी भी अपने रहस्यों की रक्षा कर रहा था, और शायद यही बात अटलांटिस को इतना आकर्षक बनाती है। यदि उसका अस्तित्व तुरंत सिद्ध या खारिज हो गया होता तो शायद दुनिया उसे भूल चुकी होती, लेकिन अनिश्चितता ने उसे अमर बना दिया। आज भी हजारों लोग मानते हैं कि कहीं ना कहीं समुद्र की गहराइयों में एक खोई हुई दुनिया सो रही है, एक ऐसी दुनिया जो किसी दिन फिर सामने आ सकती है। और यदि ऐसा हुआ तो वह खोज मानव इतिहास की सबसे बड़ी खोजों में से एक होगी। लेकिन उससे पहले हमें एक और महत्वपूर्ण प्रश्न समझना होगा। यदि अटलांटिस वास्तव में मिला तो उससे मानव इतिहास की हमारी समझ कैसे बदल जाएगी? और क्या यह संभव है कि अटलांटिस का सबसे बड़ा रहस्य उसका स्थान नहीं बल्कि उसका अर्थ हो? लेकिन एक क्षण के लिए कल्पना कीजिए कि कल सुबह दुनिया भर के समाचार चैनल एक ही खबर प्रसारित करें। समुद्र के नीचे एक विशाल प्राचीन शहर खोज लिया गया है, एक ऐसा शहर जिसकी संरचना प्लेटो के वर्णन से मेल खाती है।
विशाल नहरें, गोलाकार नगर योजना, भव्य बंदरगाह और ऐसे अवशेष जो हजारों वर्षों से समुद्र की गहराइयों में छिपे हुए थे। कल्पना कीजिए कि वैज्ञानिकों के पास पर्याप्त प्रमाण हों, इतने प्रमाण कि अब कोई संदेह न रहे और पूरी दुनिया स्वीकार कर ले कि हाँ, अटलांटिस वास्तव में अस्तित्व में था। ऐसी खोज का प्रभाव कितना बड़ा होगा, शायद हमारी कल्पना से भी बड़ा। इतिहास की किताबों को फिर से लिखा जाएगा, विश्वविद्यालयों में नए शोध शुरू होंगे, पुरातत्वविद, इतिहासकार, भूवैज्ञानिक और समुद्री वैज्ञानिक एक साथ काम करेंगे। हर राष्ट्र उस खोज को समझना चाहेगा, हर संग्रहालय उसके अवशेषों को प्रदर्शित करना चाहेगा और दुनिया भर के लोग उस खोई हुई सभ्यता के बारे में जानने के लिए उत्सुक होंगे। लेकिन इसका प्रभाव केवल इतिहास तक सीमित नहीं रहेगा, यह हमारे बारे में हमारी समझ को भी बदल सकता है। हम अक्सर सोचते हैं कि हम अपने अतीत को अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन इतिहास बार बार हमें चौंकाता रहा है। कई महान सभ्यताएं कभी पूरी तरह भुला दी गई थीं, फिर एक दिन उनके अवशेष मिले और हमारी समझ बदल गई। प्राचीन मिस्र के बारे में हमारी जानकारी हमेशा इतनी विस्तृत नहीं थी। मिस्र के चित्रलिपि लेखों को समझने में सदियां लग गईं। एक समय ऐसा था जब पिरामिडों के निर्माताओं के बारे में भी बहुत कुछ अज्ञात था। फिर शोध हुए, नए प्रमाण मिले और इतिहास की तस्वीर स्पष्ट होती गई। ठीक यही बात अन्य सभ्यताओं के साथ भी हुई। मेसोपोटामिया, माया सभ्यता, इनका साम्राज्य, इन सभी ने हमें यह सिखाया कि मानव इतिहास अक्सर हमारी अपेक्षाओं से कहीं अधिक जटिल होता है। इसीलिए अटलांटिस की संभावना लोगों को आकर्षित करती है, क्योंकि यदि वह वास्तविक निकला तो शायद हमारे अतीत में ऐसे अध्याय भी हैं जिनके बारे में हमें अभी कुछ नहीं पता। लेकिन अटलांटिस का प्रभाव केवल इतिहास और विज्ञान तक सीमित नहीं है, उसने हमारी संस्कृति को भी गहराई से प्रभावित किया है। पिछले 100 वर्षों में शायद ही कोई ऐसा दशक रहा हो जिसमें अटलांटिस का उल्लेख न हुआ हो। फिल्मों में, उपन्यासों में, कॉमिक्स में, वीडियो गेम्स में, टेलीविजन कार्यक्रमों में और अनगिनत डॉक्यूमेंट्रीज में हर पीढ़ी ने अटलांटिस की अपनी कल्पना बनाई है। किसी ने उसे अत्याधुनिक तकनीक वाली सभ्यता के रूप में देखा, किसी ने उसे जादुई साम्राज्य के रूप में, किसी ने उसे खोए हुए स्वर्ग के रूप में और किसी ने उसे मानव अहंकार की चेतावनी के रूप में। यही अटलांटिस की सबसे अनोखी विशेषता है। वह केवल एक स्थान नहीं है, वह एक विचार है, एक प्रतीक है, एक ऐसा प्रतीक जो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग अर्थ रखता है। कुछ लोगों के लिए वह रोमांच का प्रतीक है, कुछ के लिए ज्ञान की खोज का, कुछ के लिए खोई हुई महानता का और कुछ के लिए इस बात का कि चाहे कोई सभ्यता कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, वह हमेशा के लिए नहीं रहती। जब हम इतिहास को देखते हैं तो एक बात बार बार सामने आती है। हर महान साम्राज्य ने अपने समय में स्वयं को अजेय समझा। मिस्र, रोम, मंगोल साम्राज्य, ऑटोमन साम्राज्य, ब्रिटिश साम्राज्य, सभी ने किसी न किसी समय दुनिया पर असाधारण प्रभाव डाला। लेकिन समय के साथ वे बदल गए, कुछ टूट गए, कुछ बिखर गए, कुछ नई व्यवस्थाओं में बदल गए। और यही इतिहास का स्वभाव है, परिवर्तन, लगातार परिवर्तन। शायद यही कारण है कि प्लेटो की कहानी आज भी प्रासंगिक लगती है, क्योंकि चाहे अटलांटिस वास्तविक रहा हो या नहीं, उसकी कथा एक गहरी सच्चाई को छूती है। शक्ति स्थायी नहीं होती, समृद्धि स्थायी नहीं होती और कोई भी सभ्यता इतिहास के नियमों से ऊपर नहीं होती। लेकिन अटलांटिस की कहानी केवल पतन की कहानी भी नहीं है, यह जिज्ञासा की कहानी है, मानव खोज की कहानी है, उस इच्छा की कहानी है जो हमें अज्ञात की ओर ले जाती है। उसी इच्छा ने लोगों को महासागरों को पार करने के लिए प्रेरित किया। उसी ने वैज्ञानिकों को अंतरिक्ष में भेजा। उसी ने पुरातत्वविदों को रेगिस्तानों और जंगलों में खोज करने के लिए प्रेरित किया। और वही इच्छा आज भी समुद्र की गहराइयों में उतर रही है। हर वर्ष नए समुद्री अभियान आयोजित किए जाते हैं, नई तकनीक विकसित की जाती है, नए मानचित्र बनाए जाते हैं, नए सिद्धांत सामने आते हैं और हर बार कुछ लोग यह उम्मीद करते हैं कि शायद यही वह वर्ष होगा जब अटलांटिस का रहस्य सुलझ जाएगा। लेकिन हो सकता है कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह न हो कि अटलांटिस मिलता है या नहीं,
हो सकता है कि सबसे महत्वपूर्ण बात वह खोज हो जो उसकी तलाश में की जाती है, क्योंकि उसकी खोज के दौरान हम महासागरों के बारे में सीखते हैं, हम पृथ्वी के इतिहास को समझते हैं, हम प्राचीन सभ्यताओं का अध्ययन करते हैं और हम अपने अतीत के बारे में नई बातें खोजते हैं। इस अर्थ में अटलांटिस भले ही कभी न मिले, लेकिन उसने पहले ही मानव ज्ञान में योगदान दिया है और शायद यही उसकी सबसे बड़ी विरासत है। हजारों वर्षों बाद भी वह लोगों को सोचने पर मजबूर करता है, वह लोगों को प्रश्न पूछने पर मजबूर करता है, वह लोगों को खोज जारी रखने के लिए प्रेरित करता है। और जब तक जिज्ञासा जीवित है, अटलांटिस भी जीवित रहेगा। समुद्र की गहराइयों में, कहानियों में, किताबों में, कल्पनाओं में और उन लोगों के मन में जो मानते हैं कि दुनिया में अभी भी ऐसे रहस्य मौजूद हैं जिन्हें खोजा जाना बाकी है। कौन जानता है, शायद इस समय भी किसी महासागर की तलहटी में किसी भूली हुई संरचना पर रेत की एक और परत हट रही। शायद किसी शोध पोत के कंप्यूटर में अभी कोई असामान्य संकेत दिखाई दे रहा हो। शायद किसी वैज्ञानिक को अभी कोई नया सुराग मिला हो। और शायद किसी दिन मानवता उस रहस्य के सामने खड़ी होगी जिसने 2000 वर्षों से अधिक समय तक उसे आकर्षित किया है। तब तक अटलांटिस एक प्रश्न बना रहेगा, एक संभावना, एक सपना और इतिहास के सबसे महान रहस्यों में से एक। यदि आपको यह ऐतिहासिक यात्रा पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट में बताइए कि अगली बार आप किस खोई हुई सभ्यता, प्राचीन साम्राज्य या ऐतिहासिक रहस्य की यात्रा करना चाहेंगे, क्योंकि इतिहास कभी वास्तव में गायब नहीं होता, वह बस हमारे खोजने का इंतजार करता है। लेकिन अटलांटिस का रहस्य केवल इस बात तक सीमित नहीं है कि वह कहां था। एक और प्रश्न है जो शायद उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। इतने वर्षों बाद भी लोग अटलांटिस पर विश्वास क्यों करते हैं? क्यों हर नई पीढ़ी फिर से इस कहानी की ओर आकर्षित हो जाती है? क्यों वैज्ञानिक, लेखक, इतिहासकार और खोजकर्ता बार बार उसी प्रश्न पर लौट आते हैं? इसका उत्तर शायद मानव स्वभाव में छिपा है। मनुष्य हमेशा से अज्ञात की ओर आकर्षित होता आया है। जब भी कोई रहस्य पूरी तरह सुलझा नहीं होता, हमारी कल्पना उसे पूरा करने लगती है। और अटलांटिस शायद इतिहास का सबसे बड़ा अधूरा रहस्य है। पिछली 2000 वर्षों में इसके बारे में अनगिनत सिद्धांत सामने आए हैं। कुछ सिद्धांत वैज्ञानिक आधार पर बने, कुछ कल्पना पर और कुछ दोनों के मिश्रण पर। सबसे प्रसिद्ध सिद्धांतों में से एक है कि अटलांटिस वास्तव में मिनोअन सभ्यता थी। मिनोअन सभ्यता प्राचीन भूमध्य सागर की सबसे उन्नत संस्कृतियों में से एक मानी जाती है। उनके पास विकसित नगर थे, विशाल महल थे, उन्नत व्यापार नेटवर्क था और समुद्री शक्ति भी थी। उनका केंद्र क्रेट द्वीप था। जब सेंटोरिनी ज्वालामुखी फटा, तब उसके प्रभाव ने पूरे क्षेत्र को हिला दिया। विशाल सुनामी ने तटीय नगरों को प्रभावित किया, व्यापार बाधित हुआ और धीरे धीरे यह महान सभ्यता कमजोर पड़ने लगी। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि प्लेटो तक पहुंची कहानी इसी वास्तविक घटना की दूर की स्मृति हो सकती है। फिर एक दूसरा सिद्धांत है। कुछ लोग मानते हैं कि अटलांटिस वास्तव में स्पेन के दक्षिणी भाग में स्थित था, विशेष रूप से उस क्षेत्र में जहां कभी प्राचीन टार्टेसोस सभ्यता विकसित हुई थी। टार्टेसोस एक समृद्ध व्यापारिक संस्कृति थी। उसके बारे में आज भी बहुत कम जानकारी उपलब्ध है। इसी कारण कुछ शोधकर्ताओं ने अनुमान लगाया कि संभव है अटलांटिस और टार्टेसोस के बीच कोई संबंध रहा हो। फिर आते हैं अटलांटिक महासागर के सिद्धांत। कुछ लोगों का विश्वास है कि प्लेटो ने जो कहा वही सत्य था। उनके अनुसार अटलांटिस वास्तव में अटलांटिक महासागर में स्थित था और बाद में किसी प्राकृतिक आपदा के कारण नष्ट हो गया। लेकिन यहाँ एक बड़ी समस्या है, आधुनिक भूविज्ञान। वैज्ञानिकों के अनुसार किसी विशाल महाद्वीप या बड़े द्वीप का अचानक समुद्र में डूब जाना उतना सरल नहीं जितना कहानियों में दिखाई देता है। टेक्टोनिक प्लेटों की गति बहुत धीमी होती है। भूगर्भीय परिवर्तन हजारों या लाखों वर्षों में होते हैं। इसलिए कई वैज्ञानिक मानते हैं कि प्लेटो द्वारा वर्णित तरीके से किसी पूरे महाद्वीप का अचानक गायब हो जाना अत्यंत असंभव है। लेकिन फिर भी बहस समाप्त नहीं होती,
क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि प्लेटो ने घटनाओं को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया होगा। हो सकता है वास्तविक स्थान छोटा रहा हो सकता है समय के साथ कहानी बदलती गई हो, और हो सकता है कि वास्तविक घटना और कथा के बीच का अंतर बहुत बड़ा हो गया हो। फिर एक और दिलचस्प प्रश्न सामने आता है, यदि अटलांटिस वास्तव में मौजूद था तो उसके लोग कौन थे? वे किस भाषा में बात करते थे? उनका धर्म क्या था? उनकी कला कैसी थी? उनका संगीत कैसा रहा होगा? उनके बच्चे क्या खेल खेलते होंगे? उनके सपने क्या रहे होंगे? इतिहास अक्सर राजाओं और युद्धों को याद रखता है, लेकिन किसी सभ्यता की असली पहचान उसके सामान्य लोगों में होती है। उन किसानों में जो खेतों में काम करते थे, उन नाविकों में जो समुद्र पार करते थे, उन कारीगरों में जो सुंदर वस्तुएं बनाते थे, और उन परिवारों में जो भविष्य के सपने देखते थे। यदि अटलांटिस कभी वास्तव में था तो वहां भी ऐसे ही लोग रहे होंगे, ऐसे लोग जिन्हें शायद कभी यह अंदाजा नहीं था कि हजारों वर्ष बाद पूरी दुनिया उनके बारे में जानने की कोशिश करेगी। शायद किसी बच्चे ने समुद्र किनारे खेलते हुए सूर्यास्त देखा होगा। शायद किसी व्यापारी ने अगले दिन के व्यापार की योजना बनाई होगी। शायद किसी कलाकार ने किसी मंदिर की दीवार पर चित्र उकेरा होगा, और फिर किसी दिन सब कुछ समाप्त हो गया होगा। यही विचार अटलांटिस की कहानी को केवल एक ऐतिहासिक रहस्य से कहीं अधिक बना देता है। यह हमें याद दिलाता है कि हर सभ्यता के पीछे वास्तविक लोग होते हैं, वास्तविक जीवन होते हैं, वास्तविक सपने होते हैं, और समय कभी कभी उन सब को अपने साथ बहा ले जाता है। आज जब हम आधुनिक शहरों में रहते हैं, ऊंची इमारतों के बीच चलते हैं, नई तकनीकों का उपयोग करते हैं, तो हमें लगता है कि हमारी दुनिया स्थायी है। लेकिन इतिहास कुछ और कहता है। इतिहास कहता है कि परिवर्तन निश्चित है। सभ्यताएं उठती हैं, विकसित होती हैं, शिखर तक पहुंचती हैं, और फिर बदल जाती हैं। यही कारण है कि अटलांटिस की कहानी आज भी हमें प्रभावित करती है, क्योंकि यह केवल अतीत के बारे में नहीं है, यह वर्तमान के बारे में भी है, और शायद भविष्य के बारे में भी। क्या हम अपने इतिहास से सीखते हैं? क्या हम शक्ति और जिम्मेदारी के बीच संतुलन बनाए रखते हैं? क्या हम उन गलतियों से बच सकते हैं जिन्होंने पहले की सभ्यताओं को कमजोर किया? ये प्रश्न केवल अटलांटिस के नहीं हैं, ये प्रश्न हर युग के हैं, और शायद यही कारण है कि यह कथा कभी पुरानी नहीं पड़ती। हजारों वर्षों बाद भी समुद्र की लहरें उसी तरह उठती हैं, हवाएं उसी तरह बहती हैं, और कहीं गहराई में अटलांटिस का नाम अब भी फुसफुसाया जाता है। शायद वह वास्तविक था, शायद नहीं। शायद उसका कुछ हिस्सा सत्य था और कुछ हिस्सा कल्पना, लेकिन उसकी सबसे बड़ी शक्ति शायद उसके अस्तित्व में नहीं, उसके रहस्य में है। क्योंकि कुछ रहस्य उत्तर मिलने से नहीं, खोज जारी रहने से जीवित रहते हैं। और अटलांटिस ऐसा ही एक रहस्य है, एक खोया हुआ शहर, एक डूबी हुई कथा, एक अमर प्रश्न, और मानव इतिहास की सबसे आकर्षक पहेलियों में से एक। समुद्र आज भी अपने रहस्य छिपाए बैठा है, और कौन जानता है, शायद अगली महान खोज अभी भी हमारी प्रतीक्षा कर रही हो। यदि आपको यह यात्रा पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, और कमेंट में बताइए अगली बार आप किस रहस्यमयी सभ्यता, खोए हुए शहर या ऐतिहासिक रहस्य की यात्रा करना चाहेंगे। क्योंकि इतिहास कभी समाप्त नहीं होता, वह केवल अगले खोजकर्ता का इंतजार करता है।